नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार मैं मिथिलेश जी। अपने श्रोताओं और दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज लिखावट के इस ऑनलाइन गूगल मीट पर हमारे साथ कवि कौशल किशोर जी उपस्थित हैं। वे अपनी कविताओं का पाठ करेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को कौशल किशोर जी के बारे में बता देना चाहता हूं। कौशल किशोर जी कवि, समीक्षक, संस्कृत कर्मी और पत्रकार हैं। उत्तर प्रदेश बलिया से आते हैं, लेकिन लखनऊ के निवासी हैं। बहत्तर से 74 तक युवा लेखन, 75 से 78 तक परिपत्र तथा 83 से 90 तक जन संस्कृति का संपादन किया। इससे यह पता चलता है कि कौशल किशोर शुरू से ही संपादन के दायित्व से जुड़े रहे हैं। दैनिक जन संदेश टाइम्स के साहित्यिक पृष्ठ सृजन में संपादन सहयोग करते रहे हैं 2014 से 2017 तक। संप्रति यानी कि आज कल लखनऊ से प्रकाशित त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका रेवांत के प्रधान संपादक हैं। जन संस्कृति मंच के संस्थापकों में प्रमुख तथा मंच के पहले राष्ट्रीय संगठन सचिव, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। प्रकाशित कृतियां: 2 कविता संग्रह, वह औरत नई महानत थी तथा नई शुरुआत, वैचारिक व सांस्कृतिक लेखों का संग्रह प्रतिरोध की संस्कृति तथा शहीद भगत सिंह और पाश, अंधियारे का उजाला प्रकाशित, 2015 के बाद की कविताओं का संकलन उम्मीद इंगारी की तरह तथा समकालीन कविता पर आलोचना पुस्तक की पांडुलिपियां प्रकाशन के लिए तैयार। कुछ कविताओं का अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद और हिंदी के महत्वपूर्ण साहित्य पत्र पत्रिकाओं में कविताएं और अपने लेखन से समाज में सक्रिय और निरंतर हस्तक्षेप करते रहे हैं। कौशल किशोर हमारे कंसाइंस कीपर भी हैं। वो हमें विचार से भटकने नहीं देते हैं, एक प्रेरणा स्रोत भी है। अपनी सक्रियता, अपनी ऊर्जा और अपने विचारों से। तो आज आप एक ऐसे कवि को सुनने जा रहे हैं जो पूरा जीवन वैचारिक पक्षधरता और संघर्ष को दिया है। तो मैं कौशल किशोर जी को आमंत्रित करता हूं पूरे आदर स्नेह के साथ कि आप अपनी कविताएं पढ़ें। आपके लिए आधा घंटा का समय कविता पाठ के लिए है। आप कुछ बोलना चाहें तो बोल भी सकते हैं। कौशल किशोर। नमस्कार मिथिलेश जी।
नमस्कार। आपने लिखावट को बहुत बहुत धन्यवाद। अ, आज लिखावट के मंच पर अपनी कविताओं के साथ मैं उपस्थित हूँ और लिखावट तो अपना मंच है और लगातार इस मंच के द्वारा जो सक्रियता, सृजनात्मक सक्रियता बनी हुई है, उसका मैं सहयात्री हूँ। अ, आपने तो इतने विस्तार में परिचय दिया, जबकि अ, मुझे खुद नहीं पता कि जो बातें आपने कही, उसके आगे मैं बिल्कुल एक छोटा-सा एक सिपाही की तरह मैंने हमेशा अपने को महसूस किया है, समझा है। अ, और एक लंबी यात्रा हमने की है। अ, हमने उस समय लिखना शुरू किया था जब देश और दुनिया में हलचलों का दौर था। 1967-65 से लेके 70, 75, 76 के कार्यकाल को आप याद कर सकते हैं। यह दौर था जब फ्रांस में छात्र और नौजवानों का बड़ा आंदोलन चला और जिसकी वजह से वहाँ के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति देगाल को अपना देश छोड़ना पड़ा था। यही दौर था जब वियतनामी जनता का अमरीकी साम्राज्यवाद के खिलाफ मुक्ति संघर्ष चल रहा था। यही दौर था जब बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम चल रहा था, पाकिस्तान में अपने तानाशाहों के खिलाफ, और हमारे देश में भी नक्सलवाड़ी से लेकर के तमाम किसान आंदोलन का वह दौर था। अ, यही दौर है जब गुजरात से लेकर बिहार तक छात्रों का, नौजवानों का आंदोलन जो जेपी आंदोलन के नाम से मशहूर हुआ, और इसी दौर में हमने कविता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सृजन के क्षेत्र में आंखें खोली अपनी। तो मैं अपनी पहली कविता पाठ की शुरुआत वहीं से करता हूँ। एक कविता मैं 1970 की सुनाऊंगा, उसके बाद फिर इधर की कुछ कविताएं मैं उसका पाठ मैं करूंगा। तो स्वागत है कौशल जी, स्वागत है। 1970 की ये कविता है, मोर्चे की ओर। यह दौर है जब बेनामी पड़ती जमीन, गैर मजरूआ जमीनों पर बिहार में किसानों का आंदोलन चल रहा था। भूमि दखल आंदोलन चल रहा था। बिहार हो, बंगाल हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, उसी दौर की ये कविता है, मोर्चे की ओर। ये 1970 की कविता है। आओ दे दें अपनी कविताएं उनके हाथों में, जिनके लिए सही अर्थों में कविताएं होनी चाहिए। जानते नहीं, जिन खेतों में आशा, लगन और विश्वास के साथ वह रोपता था अपना खून, पसीना और श्रम, आज जमींदारों ने उसे उन खेतों से, उन फसलों से बेदखल कर दिया है। क्या होगा, क्या होगा, नहीं जलेंगे उनके घरों के चूल्हे, अब खड़े होंगे रोंगटे, गरमाएगा शरीर, उबलेगा खून और प्रतिशोध की आग में जलेंगी, चटकेंगी हड्डियां। अब खेत नहीं पैदा करेंगे फसलें, अब खेत पैदा करेंगे गुरिल्ले दस्ते। अब खेतों की ओर नहीं जाएगा कोई गुलाम, बंधुआ मजदूर, अब वहां बनेंगे युद्ध के मोर्चे। श्रम नहीं बिकेगा कोठियों के हाथों में, नहीं रहेगा गुलाम, जोतेदारों की ड्योढ़ियों में वह स्वतंत्र हो, पूंजी के महल को नस्त नाबूद कर करेगा नव सृजन, बनाएगा नई दुनिया, करेगा नव सृजन, बनाएगा नई दुनिया। तो ये कविता 1970 की है। उस समय भी किसानों का आंदोलन था और आज भी किसान आंदोलन की राह पर हैं।
आज उनके आंदोलन का 73वां दिन है। तो स्थितियां लगातार विकट से विकटतर होती चली गई हैं और संघर्ष भी व्यापक हुआ है। अ, जहां वह संघर्ष जमींदारों, जोतेदारों के खिलाफ था और उसको पोषित करने वाली, संरक्षित करने वाली सत्ता के खिलाफ था, तो वह संघर्ष आज कॉरपोरेटीकरण के खिलाफ है, कंपनी राज के खिलाफ है। मैं आगे बढ़ता हूं और एक हाल की लिखी हुई कविता, कविता शीर्षक से एक छोटी कविता है कि कविता के लिए मैं कहीं नहीं जाता, कविता के लिए मैं कहीं नहीं जाता, कोई विशेष उपक्रम भी नहीं करता, योजना भी नहीं होती, जहां और जिनके बीच होता हूं कविता वहीं होती है। शब्दों की कहानी इससे अलग नहीं, उन्हें खोजने निकलो, माथा भिड़ाओ, सारे करतब कर डालो, कुछ हाथ आने वाला नहीं। चाय बनाने की तरह कविता नहीं बनती, जैसे जीवन में कब किस मोड़ पर और किससे प्रेम हो जाए क्या पता, वैसे ही कविता हो जाती है, वह शब्दों से संवर जाती है, वैसे ही कविता हो जाती है। मेरी अगली कविता है जब लखनऊ आया। और मेरा परिचय मिथिलेश जी ने दिया कि मैं बलियाटिक हूँ और बलिया का रहने वाला। तो वह यह कविता भी इसी संदर्भ की है कि जब लखनऊ आया। जब लखनऊ आया, कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा था कि यहीं बस जाऊंगा, यहीं का होकर रह जाऊंगा। मेरी पहचान बलियाटिक की थी, घर के बाहर हिंदी थी, दफ्तर में अंग्रेजी, पर घर के अंदर भोजपुरी का राज था। यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों पर आई थी, इनकी न कोई जगह थी न औकात। तब से सरकारों के आने और जाने की तरह बहुत कुछ बदला है। शहर बदला है, समय भी, और गोमती का पानी भी, रंग और रंगत दोनों बदला है। बदलाव की मार से भोजपुरी लहूलुहान है, घर से कब की बेदखल है। हिंदी डरी है, दुबकी पड़ी है, अंग्रेजी ने अंगद की तरह पैर जमा लिया है। अंदर और बाहर वही विराजमान है। कोई नहीं चाहता कि घर को भोजपुरिया पहचान मिले, उन्हें बलियाटी कहा जाए, और किसी ने कह दिया तो फिर उसका खुदा खैर करे, फिर उसका खुदा खैर करे। तो ये एक कविता थी। अब इसी तरह इधर की एक कविता है, अम्मा का कोना। अम्मा चाहती थी कि घर में हो एक पूजा घर, और वह ऐसा हो जैसा वह चाहती थी। यह कैसे संभव था जब घर के लोगों के लिए ही जगह पर्याप्त नहीं थी। वे रह रहे थे अड़स कर, चलती ट्रेन में कईयों की जगह पांवदान पर थी। ऐसे में अम्मा के भगवान के लिए अलग से पूजा घर हो, यह बड़ी समस्या थी। अम्मा एडजस्ट करना जानती थी, ऐसा करते हुए गुजार दी थी सारी जिंदगी। तनाव जीती रही, पर कभी नहीं जाहिर किया कि वे तनाव में हैं। पूजा घर के लिए भी उन्होंने ही रास्ता निकाला। वह ऐसा था जैसे सांप मरा, लाठी भी सलामत रही, मतलब किसी को परेशानी नहीं हुई। अम्मा ने पूजा घर के लिए चुना वह कोना जो घर के फालतू चीजों का ढेर बना था। इस जगह की साफ सफाई हुई,
कुछ कूड़े वाले के हवाले तो कुछ कबाड़ी के 2 पैसे भी मिले। यह अम्मा का श्रम था कि कोना खिल उठा। पूजा यही यह अम्मा का श्रम था कि कोना खिल उठा। यही अम्मा के देवी देवता स्थापित हुए। पूजा की सामग्री, धार्मिक पुस्तकें और वह कापी जिस पर अम्मा राम राम लिखती थी, इन सब की जगह बनी। अब यह कोना अम्मा के कोना के नाम से जाना जाने लगा है। सबकी जबान पर चढ़ गया। घर में इस तरह रोशन हुआ जैसे शहर का यह अटल चौराहा या टंडन पार्क हो। माचिस, कलम या किसी चीज की जरूरत हो, सबको कोना याद आता। अम्मा जब दुनिया से गई, इस बात पर बहस छिड़ी कि क्या किया जाए इस कोने का। कौन जलाएगा धूप बत्ती सुबह शाम, कैसे यह मेंटेन होगा। और न कुछ करो, लावारिस की तरह छोड़ दो तो यह अनादर होगा, न सिर्फ देवी देवताओं का, अम्मा का भी। बहस किसी अंजाम तक न पहुंची। बहस किसी अंजाम तक न पहुंची। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह अम्मा के पूजा घर को उनके साथ विदा करे, उसे अपनी जगह से खिसकाए। इस तरह अम्मा का कोना अपनी जगह जमा रहा। कोई नहीं कर सका उसे टस से मस। अम्मा के जाने के बाद भी उसका कोना अपनी जगह बना रहा। उनकी तस्वीर वहां स्थापित हुई और बाबूजी गए तो अम्मा को उनका साथ मिल गया। अब दोनों साथ साथ रहते हैं। यह भी अजीब है कि अम्मा के देवी देवता के सामने कभी न झुकने वाला सिर वहां झुक जाता है। घर में अम्मा का कोना, उसका होना एहसास कराता है कि अम्मा बाबूजी साथ है हमारे। घर में अम्मा का कोना, उसका होना एहसास कराता है कि अम्मा और बाबूजी दोनों साथ हैं हमारे। तो ये कविता थी। और अब मैं कुछ कविताएं, एक दो कविताएं मैं लॉकडाउन पीरियड की सुनाता हूं। ठेंगे से। आओ नाचे गाएं, मुंह न लटकाएं, कमर हिलाएं, डांस करें, वह कहती है और लगती है गाने कि आओ डांस करें, थोड़ा रोमांस करें। मैं कहता हूं अभी इसका समय नहीं, वह मुंह बिचकाती वह मुंह बिचकाती है। हूं, समय कभी किसी का नहीं होता, उसे अपने अनुसार ढालना होता है, जीना होता है। मैं समझाता हूं यह लॉकडाउन का समय है। यह लॉकडाउन का समय है। सब घरों में बंद हैं, बंद रहना ही जीवन है। ठेंगे से, अरे ठेंगे से, मैं तो सदियों से बंद रही हूं। वह कहती है कि ठेंगे से मैं तो सदियों से बंद रही हूं, नहीं स्वीकारती यह मेरा जीवन है। चाहे अकेले उड़ूं या तुम्हारे साथ, या कोई और हो, या चाहे न उड़ूं। मेरा कहना है कि अरे यह भी तो गिरफ्तार होना है अपने मन के पिंजड़े में। कहती है नहीं नहीं, मुक्त होना है। नहीं नहीं, मुक्त होना है उस अभिशाप से जिसे रोज रोज नए विशेषण से सुसज्जित करते हो। देखता हूं उसके चेहरे पर खौफ नहीं, न अंदर का न बाहर का। उसके डैने खुल गए थे। देखता हूं उसके चेहरे पर खौफ नहीं, न अंदर का न बाहर का। उसके डैने खुल गए थे। फिर अगली कविता है इसी लॉकडाउन पीरियड की, कमीज।
कमीज जो शरीर पर रहती थी, सुरक्षा में पूरी मुस्तैद, अब खूंटी पर टंगी रहती है, जैसे यही उसका अस्थाई निवास हो। वे हमारे अच्छे दिन थे। कमीज मेरी पहचान थी। वह इस कदर जुड़ी थी मुझसे कि दूर से ही लोग पहचान लेते थे मुझे। मैं जहां जाता, कमीज मेरे साथ जाती। दफ्तर, सभा, सोसाइटी, हाट, बाजार, हर जगह मैं ड्यूटी बजाता, मेरे साथ ड्यूटी पर यह भी होती। धरना प्रदर्शन में शामिल होता, नारे लगाता, यह भी साथ होती। कमीज हर हफ्ते धुलती। कमीज हर हफ्ते धुलती। धुलकर कलफ और इस्त्री के बाद जब यह मेरे बदन पर सवार होती, इसकी चमक से मेरा व्यक्तित्व ताजे फूलों की तरह खिल उठता। लोग कहते भी लोग कहते भी कि अच्छे लग रहे हो, सुंदर दिख रहे हो। इस तरह कमीज लोगों के बीच मेरी प्रतिष्ठा बढ़ा देती और मैं भी इसका पूरा सम्मान करता, भरपूर ख्याल रखता। इन दिनों देश लॉकडाउन में है, मेरे साथ कमीज भी लॉकडाउन में है। मैं घर में बंद हूं और उसका बाहर निकलना बंद है। मतलब हम दोनों कैद में हैं। मेरे पास कोई काम नहीं, आराम ही आराम, और इस आराम में रक्तचाप बढ़ गया है। यह मेरे अंदर की बेचैनी है जो कविता में व्यक्त हो रही है। कमीज खूंटी पर टंगी कमीज खूंटी पर टंगी है, पानी की जगह धूल से नहा रही है। कह सकते हैं अपनी ड्यूटी से छुट्टी पर है, आराम फरमा रही है। यह बेजुबान है, जुबान होती तो जोर जोर से कहती, आराम हराम है, आराम हराम है। तो यह मेरी कविता थी कमीज। ये लॉकडाउन की थी, पीरियड की थी। और अब मैं एक कविता भी पिछले दिनों जो उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना हुई, इसी संदर्भ में पर कविता है। हाथरस में जिस तरह से गैंग रेप हुआ और उसके बाद उसकी जीभ भी काट ली गई और उसके पार्थिव शरीर को भी रात के अंधेरे में पुलिस संरक्षण में जला दिया गया। तो उसी संदर्भ की कविता है। और जिस तरह से हमारे देश में स्त्री हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है, उसी को संदर्भित करते हुए यह कविता है। एक पिता का बयान है ये। कई दिनों से बेटी गायब थी। कई दिनों से बेटी गायब थी। उसके होने की हर जगह ढूंढ आया, थाने भी गया और थानेदार का वही बना बनाया जवाब कि भाग गई होगी किसी प्रेमी के साथ। मोहल्ले के नेता लगा, विधायक जी सबसे मिलाया, सबने नसीहत दी, गलती हमारी ही निकाली गई कि हमने ही संभाल कर नहीं रखी बेटी को। उन्हें क्या जवाब देता, उन्हें क्या जवाब देता, क्या कहता? अरे बेटी कोई सामान तो नहीं कि कोई चुरा ले, इस डर से बंद कर दूं बक्से में। पर वक्त ऐसा है कि हमें ही सुनना है बेटी का दुखी बाप जो ठहरा। कई दिनों के बाद मिली, कई दिनों के बाद मिली गनीमत कि वह जिंदा मिली, पर कोई अंग सलामत नहीं। जीभ भी उसकी काट ली गई कि बता न सके
दरिंदगी की कथा अपनी व्यथा, नीम बेहोशी में वह छटपटाती रही। उसकी छटपटाहट बताती है कि वह योद्धा की तरह लड़ी, वहां भी और यहाँ भी। उसके साथ जो हुआ और वह मारी गई इसलिए कि औरत थी, गरीब थी, सबसे बढ़कर एक जाति थी, और यही सदियों से चली आ रही जिंदगी की हकीकत थी। उसका मृत शरीर सरकार के कब्जे में, उसका मृत शरीर सरकार के कब्जे में है, मतलब वह कैद में है और हम भी कैद में हैं। वह जल रही है हमसे दूर, अंधेरी रात में धू धू, और जल रही हैं हमारी आंखें भी। यह जलना कैसा, यह जलना कैसा है, कैसी है यह रोशनी जो फैल रही बहुत है बहुत दूर तक। जिंदा में वह बलात्कृत हुई, मरने पर अपहरित हुई। उसका जो अंतिम संस्कार है वह भी बलात्कार है। उसका जो अंतिम संस्कार है वह भी बलात्कार। वाह वाह, बहुत अच्छी, बहुत और अंत में किसान आंदोलन पर कविता से मैं आज के कविता पाठ के कार्यक्रम का मैं समापन करूंगा। किसान आंदोलन एक नई उम्मीद भी है हमारे लोकतंत्र के लिए। एक किसानों ने उम्मीद जगाई है। जिस तरह से हमारे देश में जाति, धर्म, तमाम तरह के विभाजन इस तरह आ, हावी रहे, नफरत की संस्कृति प्रभावी होती गई, लेकिन किसानों ने ऐसी सारी चीजों को आंधी, किसान आंदोलन आंधी की तरह इन सारी चीजों को उड़ा करके एक नई एकता उसने स्थापित की है ना। तो उसी से मैं अपने कविता पाठ का समापन करूंगा। और यह कविता किसान आंदोलन के 30 दिन पूरा होने पर, और उस समय तक 30 किसान शहीद हो चुके थे, ये 26 दिसंबर को लिखी हुई कविता थी। वो किसान आंदोलन के 30वें दिन। जय जवान जय किसान के देश में जवान और किसान दोनों की जगह अब बॉर्डर पर है। किसान खेत से निकले, गांव गली मोहल्लों से, घर परिवार बाल बच्चों के साथ ट्रॉली ट्रैक्टर पर सवार चल पड़े उनके कदम राजधानी की ओर। किसानों ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें आक्रांता समझ बॉर्डर पर इस तरह रोक लिया जाएगा। ठंड के इस मौसम में जब रक्त जमा जा रहा हो, उनका स्वागत पानी की तेज धार से किया जाएगा। उनका सामना कटीले तारों और बोल्डरों से होगा। उन्हें झेलने होंगे गैस के गोले। किसान पहुंचना चाहते थे राजधानी अपनी दरख्वास्त और दावों के साथ। यह उनका दूसरा घर था, यह उनका दूसरा घर था। उनके लिए प्यार की जगह थी। दिल्ली तो उनके दरवाजे पर थी, वही दिल्ली उनसे दूर हो गई। दिल वाली कहे जाने वाली दिल्ली बदली बदली थी। किसानों का कहना है कि हमने चुनी है यह सरकार, फिर वह कैसे दे सकती है आजादी कंपनियों को कि वे आए और कब्जा जमाए हमारे खेत खलिहानों पर, अनाज और गोदामों पर, और नीलाम कर दे दुनिया की मंडियों में। हम अपने ही खेत पर हो जाए मजूर और बच्चे हो जाए सुख सपनों से दूर। सरकार अपने होने का अधिकार जताती है, सरकार अपने होने का अधिकार जताती है। वह आरोप के अंदाज में कहती है, किसान तो भोले भाले, अरे गाय की तरह सीधे साधे, ये किसान नहीं, इनकी भाषा किसान की नहीं, यह तो शैतान की जबान है। बहुरूपिये घुस आए हैं इनके बीच।
किसान भी पलटवार में पीछे नहीं। सरकार को जो कहना है वह कहे, कि कहते हैं सरकार को जो कहना है वह कहे, उसके आगे जाकर भी कहे, फिक्र नहीं, हम हैं जो कभी न छोड़े खेत। हम हैं है, जो कभी न छोड़े खेत। हम तो हैं डट जाने वाले। यह धरती हमारी माँ है। यह धरती हमारी माँ है। 30 क्या 300 जाने चली जाए, शहीद होना हमारी परंपरा में है। ऐसी ही जिद है किसानों की, जिस पर वे अड़े हैं। यह उनकी जिद ही है। यह उनकी जिद ही है जिस पर आज टिकी है लोगों की उम्मीद, टिका है देश का जनतंत्र। यह उनकी जिद ही है जिस पर आज टिकी है लोगों की उम्मीद, टिका है देश का जनतंत्र। धन्यवाद, शुक्रिया मिथिलेश जी और दिखावट को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने कविता पाठ कार्यक्रम की का समापन करता हूँ और लिखावट को, मिथिलेश जी को शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मिथिलेश जी कैसी लगी, जो कुछ कोई टिप्पणी हो तो जरूर, और जो हम कुछ कमियां हैं कविताओं में, उस पर भी अपने विचार रखें तो बहुत अच्छा लगेगा। मिथिलेश जी। तो हमारे साथ हैं कौशल किशोर जी, और आप सबने इनकी कविताएं सुनी और आगे भी सुनते रहेंगे। ये कविताएं रिकॉर्डिंग के रूप पर यूट्यूब पर अस्थायी रूप से उपलब्ध रहेगा। वहां आप जाके कौशल किशोर जी को सुन सकते हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कौशल किशोर जी गहरे अ, वैचारिकता के कवि हैं, मोर्चे के कवि हैं, संघर्ष के कवि हैं, न्याय के कवि हैं। आपने इनकी कविताओं में महसूस किया होगा कि जैसे एक युद्ध, एक सामाजिक युद्ध, एक सांस्कृतिक युद्ध लगातार इनके भीतर चल रहा है, और वो देख रहे हैं कि इस देश में क्या हो रहा है। 1970 से लेके अब तक की कविताओं के कुछ नमूने कौशल किशोर जी ने पेश किए। 70 का दशक भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारतीय शासन के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। एक उद्वेलन था बेरोजगारी के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ, और वह छात्र आंदोलन में अंततः परिणत हुआ, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमाम जगहों पर, और उस आंदोलन का ही परिणाम था कि इस देश में इमरजेंसी लगाई गई। उस इमरजेंसी में लाखों लोग जेल में डाल दिए गए, और जब इमरजेंसी हटी और चुनाव हुए, लोकतंत्र की पुनर्बहाली हुई। वो सत्ता जो एक डिक्टेटर की तरह हमारे साथ पेश आ रही थी, जब पटना में छात्रों पर गोलियां चलाई गई थी, वो डिक्टेटर चला गया, एक नया प्रयोग हुआ। अब उसके बाद की बातें तो अलग है कि वह प्रयोग सफल नहीं हुआ, लेकिन जो लौट के आया, थोड़ा मानवीय होके लौट के आया। और उसके बाद की राजनीति यहाँ उसका विषय नहीं है। तो वो जो दुख हमने 70 के दशक में अपने लोकतंत्र के लिए, अपने संविधान के लिए, जो हमारे भीतर आके बैठ गया था, वो लगातार कौशल किशोर जी की कविताओं में झलक रहा था।
और अंतिम कविता तो आज के चल रहे आंदोलन को समर्पित करता है। इतने निर्दोष मासूम लोग धरने और आंदोलन पर बैठे हैं और हम सत्ता पक्ष उसी तरह से व्यवहार कर रहा है जैसे 1975 में, 77 75 76 में जिस तरह से छात्र आंदोलन के प्रति सत्ता का नजरिया था, गोली चलाने का, कीले लगाने का, सड़कों पर कीले, ये हमें एक नया नया अंदाज दिखा सत्ताधारियों का। कौशल किशोर की कविताओं में ये सारा संघर्ष परिलक्षित होता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कौशल किशोर जी का आभार व्यक्त करूंगा और मैं आप तमाम लोगों से अपील करूंगा कि कौशल किशोर जी की कविताएं लिखावट के YouTube पर जरूर देखें, सुने, अपनी प्रतिक्रिया दें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं।